यहां से आवाज कैसे नहीं कर रहा? आप देख लिया ना, एक टीवी लगाइए यहाँ पे तब ना पता चलेगा मुझे। सॉरी, शायद आवाज में कोई प्रॉब्लम था, जो भी देख रहे हैं उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। हाँ अभी ऑन है, दिख भी रहा है शायद, हाँ आ रहा ना, ओके ठीक है, थैंक यू। तो चलिए यहाँ पे अगर इससे आगे हम लोग बढ़े तो सी में क्या है, एल टी का पावर -1, स्पीड किसी का भी हो, लाइट का भी हो, कि फुटबॉल का हो कि कार का हो, स्पीड का यूनिट तो मीटर पर सेकंड होगा। जी के लिए देखिए पहले ही लिखाया गया था कि जी इक्वल टू m1 m2 रहता है ऊपर में और फोर्स इंटू आर स्क्वायर रहता है नीचे में। तो जी के लिए अगर यहां से जी के लिए यूनिट देखोगे तो जी के लिए मास हो जाएगा -1, कि यहां से अगर डायमेंशन निकालिएगा तो ऊपर में देखो वो बचेगा ms, ऊपर में देखिएगा तो जी के लिए m1 m2, एक मिनट इसको सही किया जाए, ठीक है। यहां पे हमको जी का डायमेंशन का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशन में लिखाया गया था जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ऐसा होता है। तो यहां से अगर लिखना चाहे तो जी इक्वल टू देखिए फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2, ऐसा होगा कि जी का डायमेंशन का तो जरूरत पड़ेगा। तो यहां से फोर्स के लिए देखिए ml t-2, बगल में r के लिए l स्क्वायर और नीचे में m का स्क्वायर, ऐसे होगा। तो जी का डायमेंशन कितना बच गया, m-1 l क्यूब t-2, देखो जी का भी डायमेंशन मिल गया, तो जी की जगह ये पुट करेंगे। अब देखिए आगे थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो काम आसान हो जाएगा कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसका डायमेंशन किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर। अभी अभी बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। यहां पे हम किसको किसको छोड़ दे रहे हैं, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट को छोड़ दिया, Q1 इंटू Q2, तो E भी तो चार्ज है, E इंटू E को छोड़ेंगे तो यहां पे देखिए E स्क्वायर, नीचे से कौन चला गया, नीचे से चला गया, तो फोर्स इंटू आर स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो मुझे किसका डायमेंशन चाहिए था, E स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, तो E स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट फोर्स इंटू आर स्क्वायर होना चाहिए, मतलब ml स्क्वायर क्यूब हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, यहां पे अगर इसको लिखेंगे तो यहां पे फोर्स का देखिए ml t-2 और आर स्क्वायर के लिए l स्क्वायर, इस टर्म का डायमेंशन बचा ml क्यूब t का पावर -2। तीनों का डायमेंशन अब हम लोग क्या कर चुके हैं, बारी बारी से निकाल चुके हैं कि L नाम का क्वांटिटी C पे ऐसे, G पे ऐसे और इस पे ऐसे। C का डायमेंशन इतना होता है, G का इतना होता है, E स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट का इतना होता है। अब दोनों तरफ जब होमोजिनिटी लगा के लिखना शुरू करेंगे तो यहां पे देखिए लेंथ है, तो लेंथ का पावर जैसा है वैसा हो गया। C के लिए क्या लिखा जाएगा, तो C के लिए LT-1, इसका पावर देखिए x के बराबर, ऐसा आया। सिमिलरली G के लिए अगर लिखेंगे तो G के लिए लिखना पड़ेगा m-1 l क्यूब t-2, इसका पावर किसके बराबर, y के बराबर, तो G को लिख दिया गया। बगल में मल्टीप्लाई होके कौन है, E स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना बच रहा है, देखिए यहां से बच रहा है ml क्यूब t-2, इसका पावर किसके बराबर, इसका पावर z के बराबर, तो ये ऐसा बच गया। अब यहां से हम लोग इकट्ठा करना जो शुरू करते हैं अपना प्रोसेस, तो अगर इकट्ठा करेंगे तो देखिए L इक्वल टू क्या आना चाहिए, यहां से पहले m को देखो, तो m हमको दो जगह दिख रहा है, यहां पे m-1 पावर लिया है तो यहां पे m का पावर -1 हो गया, और यहां से प्लस z पावर ले रहा है, m को कुल इतना का पावर मिला, m को लिख दिया गया। l देखिए सभी टर्म में दिख रहा है, तो l के पावर को इकट्ठा कीजिएगा, तो यहां से x लिया, यहां से कितना के बराबर लेगा, तो 3y लेगा, वहां से कितना के बराबर लेगा, तो 3z लेगा, ये l का पावर भी लिख दिया गया। फाइनली किसका जरूरत है, t का पावर लिखने का, t यहां से देखिए -x ले रहा है, यहां से -2y ले रहा है और यहां से -2z ले रहा है। इस तरीके से क्या किया गया,
इसके पावर को भी लिख दिया गया, तीनों के पावर को इस तरीके से यहां से कंबाइन कर दिया गया कि एक्स वाई जेड ये ऐसा हो गया। अब देखो दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो इस साइड में तो मास है ही नहीं, अगर इस साइड में मास है ही नहीं तो पहला कंक्लूजन क्या हुआ कि माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो के बराबर, कि जब होमोजेनिटी यूज किए तो जहां नहीं है मास वो जीरो के बराबर, तो एक काम आसान हो गया कि y इक्वल टू जेड के बराबर होगा, कि y उधर जाके पॉजिटिव हुआ, तो पहला चीज हमको y इक्वल टू जेड होगा ये मिल गया। अब दूसरा देखिए तो x प्लस 3y प्लस 3z इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, तो दोनों साइड l के पावर को कंपेयर कर रहे हैं तो 1 के बराबर होना चाहिए, तो ये 1 के बराबर ऐसा हो गया। अब यहां से देखो हमको पता है कि y और z किसके बराबर हैं, y और z एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं, तो यहां से अगर हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो x प्लस इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, मान लो z के टर्म में ही लिख दिया तो x प्लस 6z इसका वैल्यू कितना के बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है क्या x प्लस 6z का वैल्यू, कहीं कोई एरर लग रहा है तो बताइए, बाकी लिखा जा रहा है जो जैसा आया है। फिर अगर t के लिए लिखना शुरू करेंगे तो t के लिए देखिए क्या हो रहा है कि माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2z इसका वैल्यू किसके बराबर है, तो 0 के बराबर है। सबको अगर प्लस कर देंगे तो देखो x प्लस 4z इसका वैल्यू किसके बराबर आ गया, तो 0 के बराबर आया, x प्लस 4z, y और z एक दूसरे के बराबर है ना, तो यहां पे देखिए x प्लस 4z इसको मैंने लिखा ये 0 के बराबर है, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटाओगे तो किसका वैल्यू, 2z का वैल्यू देखिए किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, तो z इक्वल टू कितना निकल गया, तो z का वैल्यू देखो 1/2 के बराबर z का वैल्यू आ गया। एक बार z का वैल्यू 1/2 के बराबर आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार z का वैल्यू 1/2 के बराबर आया तो उसको पुट कीजिए, x प्लस ये तो पता है ना कि x प्लस 6z किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यहां पे देखो तो x प्लस 6 इंटू 1/2 इक्वल टू 1 के बराबर, x प्लस 3 इक्वल टू 1 के बराबर, x इक्वल टू किसके बराबर आया जी, -2 के बराबर आ रहा है क्या, तो सब तो मिल गया है। आपने क्या लिखा था, l इक्वल टू c टू दी पावर x, उसके बाद क्या था g टू दी पावर y e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू द पावर क्या था z के बराबर। तो यहां से सबको अब हटा दीजिए, x का वैल्यू कितना आया है तो -2, तो किसी के -2 होने का मतलब क्या है कि नीचे में वो टर्म होगा 1/c स्क्वायर, और इन दोनों का पावर देखिए 1/2 है, तो एक ही साथ कि y और z तो बराबर ही आए हैं, z/e सभी ऑप्शन में ये था भी कितना के बराबर, ये था भी इतना के बराबर, तो ये आपका क्या होना चाहिए। तो प्रीवियस क्लास में भी ऐसा प्रॉब्लम आपने किया था, जब एक क्वांटिटी को अन्य क्वांटिटीज के टर्म में लिखना होता था तो ये आपका अपार्ट फ्रॉम दो अलग अलग टाइप का डेराइव्ड क्वांटिटी है, उसके अलावा डायमेंशन का ये अपना एप्लीकेशन है कि किसी अन्य के टर्म में लिख सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ही देखा था। तो बाकी जो एक एक क्वांटिटी का बात शुरू से बोल रहे हैं कि एक एक क्वांटिटी का बात करेंगे जब हम लोग बारी बारी से चैप्टर्स में जाएंगे। अब इसका जो पार्ट 2 है मेजरमेंट का, उसको बोला जाता है एरर एनालिसिस। कि देखिए जब भी कभी आप किसी इंस्ट्रूमेंट के मदद से मेजरमेंट ले रहे हैं तो मेजरमेंट लेने के प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होता है। मेजरमेंट लेने के दौरान हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रीडिंग्स लेते हैं। मान लीजिए इसी बोर्ड को कोई मेजर कर रहा है, ऑल नाउ ये बहुत प्रेसिजन से बना है, बट अगर कोई इसका विड्थ मेजर करे तो यहां पे मान लो एक जगह आया 101.1 सेंटीमीटर, तो हो सकता है किसी एक जगह पे थोड़ा सा का अंतर हो सकता है। तो यहीं पे जो रीडिंग लेने जाता है,
मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम मैंने बना दिया, इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करना है, यहां लाके छोड़ दिया, तो एक बार जो गया और वापस आया तो हो सकता है एक बार टाइम पीरियड 2.12 सेकेंड आया, तो अगले बार रिपीट करूं तो 2.13 भी आ सकता है। कि मेजरमेंट परफेक्ट होता नहीं है, तो उसको परफेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है कि बार बार मेजरमेंट लो, बार बार मेजरमेंट लो, और मान लो अगर इतनी बार आपने मेजरमेंट लिया है तो रिपोर्ट क्या करोगे। मान लो यहीं पे आप इसका रीडिंग ले रहे हो, एक बार और एक्सपेरिमेंट किया तो 2.10 मिला, एक बार और एक्सपेरिमेंट किया तो 2.16 मिला, तो बार बार अगर ये सब रीडिंग आ रहा है तो आप रिपोर्ट क्या करने जाओगे। तो रिपोर्ट हमेशा किया जाता है क्या, रिपोर्ट हमेशा किया जाता है मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। कि भाई चारों का चारों तो नहीं बताएंगे, कोई पूछेगा कि बताओ इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना था, तो इन सभी का एवरेज निकाल के बता देंगे कि फिक्स तो आया नहीं है। तो सबसे पहले जहां कहीं भी रीडिंग निकलता है वहां पे निकाला जाता है मीन वैल्यू। कि एक्स मीन का वैल्यू, तो मीन निकालना तो बहुत बेसिक बात है, बहुत जूनियर क्लास से ये बात हम लोग जानते हैं कि जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है सभी को जोड़ के डिवाइडेड बाय उनकी संख्या से कर दे तो हमको मीन मिल गया। अब देखो, अगर मान लीजिए यहां पे आप मीन रिपोर्ट करते हो, कि इसकी जगह कोई स्टैंडर्ड डाटा लेके ही अब समझने का कोशिश करते हैं कि जो टाइम पीरियड के लिए हमने कहा, तो मान लीजिए आपने टाइम पीरियड मेजर करना शुरू किया, टाइम पीरियड मेजर करना शुरू किया, तो पहला बार में जो मेजरमेंट आया वो 1.2 सेकेंड या 1.20 ऐसा आया। दूसरी बार आपने मेजर किया तो ये 1.22 ये ऐसा आया। तीसरी बार आपने मेजर किया तो ये 1.24 ऐसा आया। एक बार और मेजर किया आपने तो ये 1.18 ऐसा आया, और एक बार और मेजर किया मान लीजिए आपने तो ये 1.16 ऐसा आया। अब सबसे पहले कोई हमसे पूछेगा कि भाई बताओ कि इसका मीन क्या है, तो बहुत आसानी से आप जोड़ के निकाल के देख भी लीजिए कि जो आप रिपोर्ट करने वाले हो वो इन सब का सम होगा T5 तक डिवाइडेड बाय 5। हमने ऐसे डाटा लिया है, इसको अगर आप सम करके डिवाइड करके देखो तो 1.20 के बराबर क्या है, ये आपका आ गया क्या, मीन वैल्यू। अब जब आप ये रिपोर्ट करोगे, मान लो आप एक पेपर पब्लिश कर रहे हो, उसमें आपने बताया कि मीन वैल्यू इतना होगा, तो आप 100% श्योर हो क्या कि इतना ही होगा। 100% श्योर हो तो फिर ये डाटा कहां से आ गया, 100% श्योर हो तो ये डाटा कहां से आ गया। कहने का मतलब ये है कि आप 100% श्योर नहीं हो, सीधे मीन बता देना गलत बात है। तो साथ में आपको क्या बताना पड़ेगा, साथ में आपको एरर बताना पड़ेगा कि मैंने जो रीडिंग ली है उसका मीन इतना है, हाँ वैल्यू इतना है, बट मैं श्योर नहीं हूं, मेरे रीडिंग में कुछ एरर है। तो बिना एरर के रीडिंग बताना मतलब आप फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो। कि एकदम श्योर शॉट तो हम नहीं बोल रहे हैं कि टाइम पीरियड 1.20 है, हाँ 1.20 है प्लस कुछ एरर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि इस कर्टेन के लिए, इस वॉल के लिए आप कर्टेन बनाओ, ये ग्लास के लिए आपको पता चला कि इस ग्लास का जो है उसका 20 सेंटीमीटर विड्थ का चाहिए हमको कर्टेन, तो 100% ऐसा कौन सा मशीन होगा जो 20 सेंटीमीटर देगा। तो आपको मैं बोलूंगा ना कि चलो 20 ±1 चलेगा, कि 21 भी है तो एक्सेप्टेबल है। तो यही एरर है कि एग्जैक्टली 20 का मैं बोल रहा हूं कि हाँ 20 होना चाहिए, बट ±1 हो सकता है कोई 19.5 ही हो सकता है कोई 20.5 हो जाए। तो कहने का मतलब कि एरर रहेगा ही किसी भी रीडिंग में। अब एरर को निकालना है हम लोगों को, तो देखिए एक एक डाटा का एरर निकाला जाएगा। जैसे देखिए ये डेल्टा x1 क्या है, डेल्टा x1 है आपका एरर इन फर्स्ट रीडिंग, कि पहला वाला रीडिंग में एरर क्या है,
इसको कैसे निकाला जाएगा? देखो, मॉड लगाने का मतलब क्या होता है कि इन दोनों का डिफरेंस, कि एक्स मीन माइनस x1, अगर ये निगेटिव भी है आपको पॉजिटिव लेना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, बात को समझो। 101, 100 एंड 99, ठीक है, इन लोगों का मीन कितना आएगा? तो इन लोगों का मीन आएगा 100। तो पहला में अगर आप निकालोगे तो पहला में आप बोलोगे कि -1 का एरर है, दूसरा में 0 का एरर है, तीसरा में बोलोगे +1 का एरर है। मान लो मीन वैल्यू इतना है, अगर मैं बोल रहा हूं माइनस ना ले तो क्या नुकसान होगा? इन लोगों को आप जोड़ दोगे तो देखो यहां पे तो आप बोलोगे 0 एरर है, ऐसा थोड़ी ही है, ये माइनस ये प्लस मीनिंगलेस है, एरर में हमेशा प्लस ही लेना है। मॉड लगाने का ये मतलब हुआ कि मॉड ना लगाए तो ये -1 और ये +1 मिलकर 0 हो जाएगा। तो इस रीडिंग में 0 एरर है क्या? 0 एरर कहां है? 100 में वैल्यू दे रहा हूं, वैल्यू 101 भी है, 99 भी है, तो एरर तो कुछ ना कुछ है ही। तो ये माइनस और प्लस नहीं होना चाहिए, हमेशा प्लस होना चाहिए। तो अब अलग अलग डाटा में क्या है, आप एरर निकालोगे, पहला में इतना एरर, सिमिलरली दूसरा वाले में एरर, तो एरर इन सेकेंड रीडिंग, तो सेकेंड रीडिंग में एरर कितना होगा? तो एक्स मीन माइनस x2 इसके बराबर सेकेंड का। ऐसे ऐसे करके आप सभी रीडिंग में क्या करोगे? सभी रीडिंग में एरर निकालोगे कि ये एरर किस में है? तो ये एरर आपका nth रीडिंग में है, तो इसका वैल्यू देखिए किसके बराबर है? तो इसका वैल्यू एक्स मीन माइनस xn इसके बराबर है। अब यहां पे देखिए सभी का जब आपने एरर निकाल लिया, कि यहां पे अगर इधर से ही देखने का कोशिश करें कि सभी का आपने एरर निकाल लिया, चलिए अगला स्लाइड ले तो ज्यादा बेटर है। अब देखिए, अब हम लोगों के पास क्या सबसे पहले अवेलेबल था? तो हम लोगों के पास सबसे पहले अवेलेबल जो है वो मीन वैल्यू सबसे पहले अवेलेबल था रीडिंग से। अब आप क्या निकाल रहे होगे? एक प्रॉब्लम लेंगे पहला, उसी में सब समझ में आएगा कि डेल्टा एक्स मीन कैसे निकालना है। तो ये इसको बोल रहा हूं मीन एरर, कि देखिए ये जो डेल्टा एक्स निकला है ये मीन वैल्यू है, एरर नहीं है। वो एक्स मीन है कि सभी कर्टेन का जो मैंने बोला या सभी टाइम का मीन क्या है। अब मीन एरर ये कैसे निकलेगा? तो डेल्टा एक्स मीन निकालने का बहुत आसान तरीका है। डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 सो ऑन एंड सो ऑन, सभी एरर्स को जोड़ दीजिए डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू से, ये आपका डेल्टा एक्स मीन निकल गया। तो पहले मीन वैल्यू निकालना है, फिर मीन क्या करना है? एरर निकालना है। अब लास्ट दो बात समझ गए, आपका एरर एनालिसिस यहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद निकालना होता है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव एरर का मतलब हुआ डेल्टा एक्स मीन की मीन एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू एक्स मीन, ये क्या हो गया? ये आपका रिलेटिव एरर हुआ। रिलेटिव एरर के बाद तीसरा कौन सा? फाइनली आपको निकालना होता है क्या? फाइनली आपको निकालना होता है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर को कैसे निकाल सकते हैं? देखिए डेल्टा एक्स मीन कहीं भी अगर रिलेटिव मिल गया, रिलेटिव को किससे? रिलेटिव को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको परसेंटेज एरर भी मिल जाएगा। तो ये एरर एनालिसिस में कुछ नहीं है, तीन चीज निकालना आना चाहिए। एक्स मीन, सभी वैल्यू को जोड़ लीजिए, सभी वैल्यू को जोड़ के जो आपका आएगा वो हो गया आपका मीन वैल्यू। डेल्टा एक्स मीन, सभी वैल्यूज में जाके एक एक का एरर निकालिए, डेल्टा x1 डेल्टा x2 सो ऑन एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n, उसके बाद रिलेटिव एरर, उसके बाद ये ऐसा। तो इसको ध्यान रखना है। यहां तक समझ में आ गया? चलो पहला क्वेश्चन से ही, जो रिपीटेडली नीट में पूछा जा रहा है, 2023 में भी पूछा गया था। क्या बोला जा रहा है कि इफ द टाइम measured by a
a stopwatch for the time period of a simple pendulum is 3.22 बार बार सेकंड नहीं लिखना चाहते हैं 3.22 3.24 3.26 3.20 and 3.18, then the value of रिलेटिव एरर, कि आप बताइए कि भाई रिलेटिव एरर क्या है, एंड परसेंटेज एरर इन दिस रीडिंग। ये वाला क्वेश्चन आपको रिपीटेडली बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। आपको इस तरीके से डाटा दे देगा, दोनों में से कोई एक पूछे, रिलेटिव पूछे 100 से मल्टीप्लाई मत करना, परसेंटेज पूछे 100 से मल्टीप्लाई कर देना। देखिए जो काम को अब हम लोगों ने पहले बोला था कि किसी भी चीज को 100% परफेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता है, इसीलिए बार बार मेजर किया गया। तो बार बार मेजर किया गया, तो पहला बार मेजर किया गया तो पाया गया कि 3.22 सेकेंड या जो भी यूनिट है। दूसरा बार मेजर किया गया तो पाया गया 3.24 जो भी रीडिंग है। तीसरा बार मेजर किया गया तो पाया गया कि अब की बार जो आया है वो तीसरे बार में रीडिंग किसके बराबर आया, तो T4 का वैल्यू पता चला कि अब की बार मेजर किया गया तो 3.26, सॉरी ये T3 है, इसको अगर मेजर किया गया तो इसका वैल्यू देखा गया 3.26 है। फिर आपने T4 को मेजर किया तो इसका वैल्यू कितना आया 3.20 इसके बराबर। फाइनली T5 मेजर किया गया तो 3.18 इसके बराबर। तो हम लोगों का क्या क्या प्रोसीजर था कि सबसे पहले मीन वैल्यू निकालना है, कि हमसे अगर कोई पूछेगा कि भाई इस जो पेंडुलम था उसका टाइम पीरियड था क्या, तो हम बोलेंगे कि एक वैल्यू तो आया नहीं है, तो सबका मीन बताओ। तो सबका मीन बताने के लिए जो मीन निकालने का तरीका है वो हम लोगों ने यहां से अप्लाई किया। अगर मीन निकालेंगे तो हम लोगों ने जैसा डाटा लिया है मीन का वैल्यू आएगा 3.22 सेकेंड की, इसको जोड़िए डिवाइड कीजिए 5 से तो 3.22 ही आ जाएगा। अब अगला बात देखिए, अगला हम लोगों को क्या निकालना है, तो सभी वैल्यूज में एरर कितना है। तो डेल्टा T1 किसके बराबर, तो T मीन माइनस T1, तो ये 0 आ गया क्योंकि T मीन और T1 बराबर है। डेल्टा T2 यहां पे एरर निकालेंगे तो T मीन माइनस क्या करेंगे T2 करेंगे, तो T मीन देखिए 3.24 3.22 है, 0.02 इसके बराबर। यहां तो माइनस आया है तो माइनस लिखना नहीं है, एरर हमेशा क्या लिया जाएगा, एक एक वैल्यू का एरर पॉजिटिव ही लिया जाएगा। सिमिलरली अगर डेल्टा T3 को निकालते हैं तो यहां पे भी यही काम करना पड़ेगा। T मीन में से T3 को घटाइए तो यहां भी आपको आएगा तो निगेटिव, लेकिन बोलना निगेटिव नहीं है, 0.04 इसके बराबर। सिमिलरली अगर डेल्टा T4 निकालेंगे कि चौथे वाले में कितना एरर था, तो मीन वैल्यू जो आया है उसमें से 4 को घटाइए तो अब की बार एरर 0.02 के बराबर आया। सिमिलरली अगर डेल्टा T5 निकालेंगे तो फिर से T मीन में से पांचवा रीडिंग क्या था उसको घटाया गया, अब की बार देखिए फिर से 0.04 इसके बराबर आ गया। तो पहला काम क्या करना है, मीन वैल्यू निकालना है। दूसरा काम क्या करना है, एक एक वैल्यू में क्या एरर है उस एरर को निकालना है। अब देखिए अब हम लोगों का क्या काम है, तो अब हम लोगों का काम है डेल्टा T का कौन सा मीन वैल्यू बताना कि मीन एरर कितना है। तो मीन एरर निकालने के लिए क्या बोला गया कि एक एक में जो एरर है सबको जोड़ दीजिए, एक एक के एरर को जोड़ के जितना टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी है
5 से उसको डिवाइड कर देना है। तो पहला वाले में कोई एरर ही नहीं था, दूसरा वाले में एरर देखिए तो रिपोर्टेड वैल्यू इतना है, मीन वैल्यू इतना है, तो दोनों का डिफरेंस 0.02 इसके बराबर था। तीसरे वाले में देखिए तो दोनों का डिफरेंस किसके बराबर, तो 0.04 इसके बराबर था। अगले वाले में देखिए तो दोनों का मीन का और इसका डिफरेंस 0.02 है, और सबसे लास्ट में एक बार और 0.04 इसके बराबर हुआ है। डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, 5 के बराबर। अब सबको अगर जोड़ना शुरू करेंगे तो ये किसके बराबर आ रहा है, सबको जोड़ के देखिए तो 0.12 इसके बराबर आ रहा है। क्या जी, 0.12 के बराबर। तो 0.12 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 0.12 डिवाइडेड बाय 5 0.024 इसके बराबर आएगा। आप निकाल के देखिए, इतना के बराबर एरर है। तो सभी में हम लोगों का जो बोला गया स्टेप वाइज जाना है, सभी रीडिंग्स गिवन थे, तो वहां से निकाला गया सबसे पहले कि मीन वैल्यू जो रिपोर्ट करने वाले हैं उसका वैल्यू इतना के बराबर। उसके बाद आगे बढ़े तो एक एक वैल्यू में क्या था एरर, मॉड लगा होना है, ये बात ध्यान रखना, कोई माइनस नहीं आएगा। अब ये एक एक का एरर है तो मीन एरर निकाल दिया गया। एक बार देखिए आपके पास मीन वैल्यू निकल चुका है कि टी मीन इक्वल टू 3.22 है। यहां से देखिए मीन एरर निकल चुका है कि हाँ रीडिंग इतना रिपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ क्या है 0.024 का रीडिंग है, ये भी बताना पड़ेगा। अब मान लो कोई लिखेगा कि टाइम पीरियड कितना था, तो देखिए वैल्यू कैसे रिपोर्ट होता है, 3.22 प्लस माइनस किसके बराबर, 0.024 इसके बराबर। कि कहीं पे भी जो अब रीडिंग दिखाया जाएगा कि मीन वैल्यू क्या था प्लस उसमें एरर कितना था, अब ये करेक्ट वैल्यू है। अब अगर कहीं रिपोर्ट होगा तो आप बोलोगे कि मैंने मेजर किया है, मीन वैल्यू इतना है, ये मेरे द्वारा रिपोर्ट किया गया वैल्यू इतना है, बट मैं 100% करेक्ट नहीं हूं, मेरे रीडिंग में इतना का एरर है। तो ये आपका मीन एरर हो गया। यहां से अगर मान लीजिए क्या चाहिए, यहां से अगर रिलेटिव एरर चाहिए कि एक बार मीन एरर निकालना सीख गए तो रिलेटिव एरर के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी जो आपका मीन में आया है डिवाइडेड बाय टी जो आया है आपका मीन में उसको। तो डेल्टा टी देखिए 0.024 है, डिवाइडेड बाय कितना होगा 3.22, इसका वैल्यू निकाल के जो भी है आप रिपोर्ट करके रख सकते हैं, डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है। फिर उसी के साथ अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंटेज एरर के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, जो रिलेटिव एरर में आया है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.024 डिवाइडेड बाय 3.22 इंटू 100, अब जो वैल्यू आएगा वो परसेंटेज एरर होगा। तो एरर एनालिसिस में इसीलिए बोला कि सबसे पहले रीडिंग लो तो आपको मीन वैल्यू तुरंत से मिल जाएगा। एक एक का एरर निकालो तो तुरंत से आपको एरर का मीन मिल जाएगा। एक बार मीन और एरर का मीन मिल गया, एरर डिवाइडेड बाय द वैल्यू, ये आपका रिलेटिव एरर होता है, एरर डिवाइडेड बाय वैल्यू इनटू 100, ये आपका क्या होता है, तो ये परसेंटेज एरर होता है। तो पहला तो काम ये है कि एरर को समझना। दूसरा काम क्या है, देखिए दूसरा काम होता है आपका, चलिए इसके ऊपर एक और क्वेश्चन कीजिए फिर अगला काम देखते हैं, इसको हटा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन और कीजिए कि अ पर्सन इज measuring the length of the rod 5 times and the reading obtained by him is, कि एक आदमी है जो लेंथ मेजर कर रहा है किसी रॉड का, और वो जो अलग अलग केस में रीडिंग उसने प्राप्त किया है, तो पहला बार में उसको प्राप्त हुआ 2.20 मीटर, कि इतना मीटर का
उसने पहला बार में जो उसको रीडिंग मिला वो इतना के बराबर। अगला बार जो उसने रीडिंग प्राप्त किया तो उसको मिला 2.22 मीटर कि इसके बराबर उसने अगला बार में रीडिंग प्राप्त किया। फिर उसके बाद इसने एक बार और रीडिंग ली तो 2.18 मीटर के बराबर मिला। उसके बाद उसने एक बार और रीडिंग लिया तो उसको 2.24 मीटर के बराबर मिला। फाइनली उसने रीडिंग लिया तो उसको 2.16 मीटर के बराबर। तो उसी रॉड को वो मेजर कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं या तो डिफरेंट को मेजर कर रहा है तो इतना बार में अलग अलग समय में इतना का उसको डिफरेंस प्राप्त हो रहा है कि थोड़ा सा मान लीजिए एरर है, उसको ये बात पता है यहां पे। अब यहां पे मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन दिस मेजरमेंट, कि इस मेजरमेंट में आप बताइए कि भाई कितना का परसेंटेज एरर रह गया। इसको आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा अपने घर पे, कुछ नहीं है। सबसे पहले मान लीजिए आप एल निकाल रहे हो, L1 L2 L3 L4 L5 आपको गिवन है। सबको जोड़ के आपको क्या मिलेगा तो एल मीन मिलेगा कि मीन वैल्यू वहां से आप बताओगे कि रॉड का एवरेज लेंथ इतना मिला। फिर उसके बाद अगला स्टेप में क्या करना पड़ेगा, एक एक का आपको एरर निकालना पड़ेगा कि डेल्टा L1 कितना है, डेल्टा L2, डेल्टा L3 L4, सिमिलरली डेल्टा L5 इसकी वैल्यू किसके बराबर है उसको। फिर आप क्या कर दोगे, मीन एरर निकालोगे। मीन एरर एक बार निकल गया, उसके बाद परसेंटेज के लिए क्या बोला है कि एरर का मीन डिवाइडेड बाय वैल्यू का मीन इनटू क्या होना चाहिए 100 के बराबर। ये आपको बता देगा कि परसेंटेज एरर कितना है। तो कोई भी रीडिंग, बस इसी बात का ध्यान रखना है कि कोई भी रीडिंग परफेक्ट नहीं होता है। और यहां पे क्या होता है, यहां पे आपको जो है रिपोर्ट करना होता है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू अकेले बताओगे तो झूठ बोल रहे हो, साथ में ये भी बताओ कि भाई इतना का इसमें एरर है। तो यही है आपका एरर का पहले तो मेजरमेंट। अब अगला बात क्या है, इसको एक बार आपने निकाल लिया तो अगला बात यह है, देखो उसको बोला जाता है एरर का प्रोपेगेशन। कि एरर का प्रोपेगेशन कहने का मतलब यह है कि एरर प्रोपेगेशन का मतलब यह है कि मान लो कि मैं टाइम को मेजर कर रहा हूं कि यहां से मान लीजिए डॉक्टर जोन से हमको मेडिकल कॉलेज जाने में जो टाइम लग रहा है NBMC, वो लग रहा है कितना के बराबर, T1 के बराबर, कि मैं NBMC T1 टाइम में जा रहा हूं। फिर NBMC से मुझे नौका घाट जाने में जो टाइम लग रहा है वो T2 लग रहा है। मान लीजिए कि ये ऐसा हो रहा है, ठीक है, T1 और T2 लग रहा है। फिर उसी तरीके से किसी बॉडी का मैं काइनेटिक एनर्जी मेजर कर रहा हूं तो मैं मास मेजर कर रहा हूं और वेलोसिटी मेजर कर रहा हूं। देखिए दोनों का कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई मुझसे पूछे कि भाई आपको कुल जाने में कितना टाइम लगा, तो मैं बोलूंगा 2 बार में मेजर किया हूं तो T1 टाइम लगा प्लस T2 टाइम लगा। अब आप खुद सोचिए, अगर T1 के मेजरमेंट में ही एरर है, डेल्टा T मतलब मीन एरर, कि T1 के मेजरमेंट में ही एरर है और T2 के मेजरमेंट में भी एरर है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी एरर होना चाहिए। सिंपल सा बात है। जब ये दोनों फुल प्रूफ नहीं है तो ये कहां से फुल प्रूफ हो जाएगा। तो यहां पे आपने देखा। सिमिलरली अगर मैं मास मेजर कर रहा हूं, मान लीजिए एक स्फेयर का बॉल है, उसका मास मेजर किया, एक बार पता चला उसका मास है 1.1 ग्राम, एक बार पता चला 1.12, एक बार पता चला 1.09। तो जब मास में ही एरर होगा तो काइनेटिक एनर्जी कैसे फुल प्रूफ हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी में भी पक्का एरर होगा। तो इसी को बोला जाता है एरर प्रोपेगेशन। कि एरर प्रोपेगेशन का मतलब क्या हुआ, एरर प्रोपेगेशन का बहुत सिंपल मतलब है, जैसा नाम है कि क्या हो जाएगा, प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में
आपका, जैसे इसमें पहला पार्ट जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है एरर प्रोपेगेशन इन एडिशन एंड सबट्रैक्शन। कि देखिए यहां पे क्या है, आपको एडिशन अगर मान लीजिए दो लोगों का करते हैं तो तब क्या एरर प्रोपेगेशन होगा, उसी को बोला जाएगा कि यहां पे भी एरर है, यहां पे भी एरर है, तो इसमें भी एरर आएगा। दूसरा जो हम लोगों को यहां पे पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, कि एरर का प्रोपेगेशन किसमें, तो एरर प्रोपेगेशन इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन वाला जो है वो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में आता है नीट में, कि ये वाला क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, एरर प्रोपेगेशन इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। कि मान लीजिए जैसे यहां पे बोला गया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी एरर काइनेटिक एनर्जी पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका भी एरर आना चाहिए। तो इन्हीं में से पहला वाले को समझने का कोशिश करते हैं, किसको, कि एरर कैसे प्रोपेगेट होता है। तो पहला वाले को देखिए, एरर प्रोपागेशन किसमें, इन एडिशन एंड सबट्रैक्शन। कि कहीं पे अगर जोड़ा जा रहा है तो या घटाया जा रहा है तो यहां पे दो कीवर्ड है। दो कीवर्ड क्या है, कि यहां पे जो कीवर्ड है वो क्या है, कि यहां पे ये बात को याद रखना है, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, कि यहां पे क्या याद रखना है, कि वैल्यूज ऑफ एरर इज ऑलवेज एडेड। यहां पे जो एरर का वैल्यू है वो ऐड होगा। कहने का मतलब देखिए कि मैंने एक मेजरमेंट किया ए नाम का क्वांटिटी का, A1 A2 A3 5 बार किया गया। अब उसका इतिहास से मतलब नहीं है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, कि ए को मेजर करके निकाला गया, मीन वैल्यू ए इतना है, एरर इतना है। अब बी नाम का मैंने कोई वैल्यू निकाला और बी का एरर कितना है, तो बी प्लस माइनस क्या, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये बी का वैल्यू है, कि बी को भी ऐसे मैंने निकाल के रखा हुआ है। अब देखिए, अब x नाम का एक क्वांटिटी कोई बनाया गया है, x इक्वल टू ए प्लस बी। तो देखिए x को कैसे लिखना पड़ेगा, x को लिखना पड़ेगा कि भाई अगर a और b में एरर है और a और b को जोड़ के x बना रहे हो तो ऐसा कैसे होगा कि x में एरर ना हो, सवाल ही नहीं उठता है। जब a और b ही फुल प्रूफ नहीं है तो उनको जोड़ के जो x बना है, तो यहां पे क्या होता है, वैल्यूज ऐड हो जाते हैं। कि मान लीजिए x का जो मैथमेटिकल वैल्यू होगा वो a प्लस बी के बराबर होगा और डेल्टा x जो होगा वो किसके बराबर होगा, कि दोनों के एरर को जोड़ देना है। अभी हम लोग करेंगे तो देखेंगे, दोनों के एरर को जोड़ देना है। अब देखिए y नाम का कोई ऑपरेशन किया गया तो a माइनस बी, ये ऐसा लिखा गया। तो y नाम का ऑपरेशन किया गया तो y का जो वैल्यू होगा, तो जब a और b में ही एरर है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इनको सब्ट्रैक्ट करके y आ रहा है उसमें एरर ना हो। तो y यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा y इसके बराबर। y कैसे निकलेगा, तो a में से b को घटा दीजिए, कि ये वाला मैथमेटिक्स अलग से कीजिए। फिर डेल्टा y कैसे निकलेगा, तो याद रखो प्लस हो या माइनस, एरर हमेशा जुड़ता ही है, एरर कभी नहीं घटेगा। डेल्टा y जो होगा उसमें यहां पे जो आएगा वो क्या होगा, तो यहां पे जो आएगा फिर से डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इसके बराबर। तो यहां पे जो की लाइन है, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे तो वहां पे बस एक बात बदल जाएगा कि परसेंटेज एरर इज एडेड, बाकी सब कुछ यही रहेगा कि यहां पे हमेशा वैल्यू ऐड होता है, एरर का परसेंटेज नहीं। चलिए इसके आधार पे क्वेश्चन करते हैं कुछ, फिर समझ में आएगा लिखने का मतलब क्या था। तो चलिए पहला क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है,
पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ ए इक्वल टू 10 प्लस 0.03 सेंटीमीटर एंड बी इक्वल टू 7 प्लस 0.02 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट x इक्वल टू a प्लस बी एंड y इक्वल टू a माइनस बी वैल्यूज। चलिए, यहां पे जो बात बोला जा रहा है इसको बहुत एकदम ज्यादा हाई फाई में सोचना नहीं है। सिंपल सा बात क्या है कि एरर वैल्यू शुड बी एडेड, कि दोनों का जो एरर का वैल्यू है उसको आप सिर्फ ऐड कर दीजिए। तो अगर दोनों के एरर के वैल्यू को सिर्फ ऐड कर दीजिएगा तो यहां से देखिए, सबसे पहले अगर दोनों के एरर के वैल्यू को ऐड करना है सब्ट्रैक्शन और एडिशन में, तो ये ऐसा है b इक्वल टू 7 प्लस 0.02, ये ऐसा है। तो अगर x इक्वल टू a प्लस बी हो रहा है तो सबसे पहले x का वैल्यू a प्लस बी को जोड़ के, तो a प्लस बी को जोड़ के कितना आया, 10 प्लस 7 को जोड़ के 17 हो गया। डेल्टा x कैसे निकलेगा, तो डेल्टा x में कुछ नहीं सोचना है, a में जितना मैक्सिमम एरर है b में जितना मैक्सिमम एरर है उनके वैल्यूज को जोड़ दीजिए। यहां पे a में देखिए 0.03, b में देखिए 0.02, हो गया, बात यहीं पे खत्म, 0.05। कोई बोले x होगा कितना, तो x होगा 17 प्लस माइनस 0.05। देखिए x का वैल्यू आपको निकल गया कि ये ऐसे निकलेगा। जब एडिशन होगा तो एरर के वैल्यू को ऐसे जोड़ देना है, ये काम आसान है। इसका दूसरा वैरायटी अभी थोड़ी देर में देखेंगे। फिर देखो, अगर मान लीजिए y में बोला गया है कितना, कि y इक्वल टू a माइनस बी है, तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो a माइनस बी करके y का वैल्यू आपको निकलेगा। तो a माइनस बी करोगे तो 10 माइनस 7, इसका वैल्यू देखो 3 के बराबर, ये ऐसे आएगा। अब y में एरर में कभी भी घटाना है ही नहीं, एरर तो हमेशा जिंदगी भर जुड़ेगा, चाहे वैल्यू जुड़े चाहे परसेंटेज जुड़े। यहां से देखिए इसका वैल्यू 0.05 वंस अगेन आया। y का वैल्यू जो आप रिपोर्ट करेंगे 3 प्लस माइनस 0.05। तो देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर का वैल्यू ही जुड़ जाता है। यहां पे उल्टेगा कैसे प्रॉब्लम को, तो देखो उल्टेगा कैसे। चलिए इसको हटा दिया जाए। इसको हटा के हम लोग क्या लिख रहे हैं अगला क्वेश्चन में, कि इफ 2 रजिस्टर्स R1 का वैल्यू है 10 प्लस माइनस 1% एंड R2 का वैल्यू है 20 प्लस माइनस 4%, आर added in series, then the percentage error in the equivalent resistance। देखिए जब पढ़ेंगे अभी थोड़े देर में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो और क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पे कहने का मतलब क्या है कि क्या आपको R1 में एरर का वैल्यू पता है, R1 में आपको एरर का वैल्यू नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, R1 कैसे लिखाता होगा जी, R1 लिखाता होगा R1 का वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा आर। डेल्टा आर कहां लिखा हुआ है, ये तो परसेंटेज लिखा हुआ है। तो सबसे पहले डेल्टा R1 का वैल्यू निकालिए। अगर 1% है तो 1/10 इंटू क्या हो जाएगा, यहां पे 1/10। अगर 1% यहां पे
मान लीजिए इसका एरर दिया हुआ है कि 10 में 1% का एरर है, तो कितना के बराबर होना चाहिए? मान लीजिए यहां पे डेल्टा आर का वैल्यू यहां पे आपको सबसे पहले, यहां पे सबसे पहले क्या है, अगर आपको ये 1% दिया हुआ है कि 1% का एरर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि परसेंटेज एरर कितना के बराबर है। तो अगर 1% का एरर है तो डेल्टा R1 का वैल्यू देखियो कितना के बराबर होना चाहिए? तो डेल्टा R1 का वैल्यू होना चाहिए किसके बराबर? तो 1% का एरर है तो 1/100 इंटू क्या होना चाहिए? इंटू 1/10 इसके बराबर होना चाहिए कि 1%। जैसे मान लीजिए डेल्टा R1 निकालना है, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? परसेंटेज एरर आप निकालते हैं डेल्टा R/R करके, यहां पे मान लो परसेंटेज एरर आप निकालते, तो परसेंटेज एरर अगर डेल्टा R/R करके निकालते तो डेल्टा R का वैल्यू क्या होना चाहिए? परसेंटेज एरर इंटू R इसके बराबर, तो नीचे में 10 नहीं होना चाहिए, 10 कहां होना चाहिए जी? ऊपर में 10 होना चाहिए क्या? तो डेल्टा R1 का वैल्यू देखिए किसके बराबर आया? तो 1/10 के बराबर आया, तो इसका वैल्यू देखो 0.1 ओम के बराबर आया। कि आपको एरर परसेंटेज में कहां दिभेन है, परसेंटेज में कहां काम है? आपको मान लो सीरीज में इतना तो पढ़े ही होंगे कि R इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? R1 प्लस R2 इसके बराबर होता है क्या? तो तुम परसेंटेज जोड़ के 5% पहला ऑप्शन होगा, 5% आंसर करेंगे गलत हो जाएगा। देखिए पहला वाले में जो एरर है, अगर परसेंटेज एरर गिवन है तो परसेंटेज इंटू वैल्यू, वहां से पहला वाले का एरर निकला कि डेल्टा आर कितना के बराबर होना चाहिए? परसेंटेज एरर इंटू आर के बराबर। परसेंटेज है 1 तो 1 का मतलब 1%, 1/100 इंटू 10, तो पहला वाले में इतना का एरर है। सिमिलरली R2 का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो R2 प्लस डेल्टा R2 इसके बराबर। तो आपको तो परसेंटेज एरर दिया है, डेल्टा R2 कहां पता है? तो डेल्टा R2 कैसे निकलेगा? तो परसेंटेज एरर कितना है इंटू R2, इससे आपको डेल्टा R2 का वैल्यू निकलेगा। तो 4% है तो 4/100 इंटू क्या होना चाहिए? इंटू वहां पे R2 का वैल्यू देखिए 20 के बराबर है, तो यहां पे एरर किसके बराबर आया? डेल्टा R2 का वैल्यू आया 0.8 ओम के बराबर। यही बात कहने की कोशिश कर रहा था शुरू से कि अगर यहां पे गलती से परसेंटेज दे दे, परसेंटेज बहुत काम का होगा। कहां पे? ये जो आपका अगला दोनों है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन, वहां परसेंटेज जुड़ता है। तो वहां पे अगर परसेंटेज जुड़ता है तो परसेंटेज काम का है, और परसेंटेज नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा। यहां वैल्यू जुड़ता है, परसेंटेज दिया तो वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। डेल्टा आर इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? तो डेल्टा R1 में कितना है, डेल्टा R2 में कितना है? डेल्टा R इक्विवेलेंट का वैल्यू देखिए 0.8 प्लस 0. कितना 1 0.9 के बराबर। R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा? तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू तो जोड़ के मिलेगा कि वो वाला जो एडिशन है उसमें कोई फर्क थोड़ा ही पड़ा है। तो एक कितना है 10 और एक कितना है 20, तो 10 प्लस 20 इसका वैल्यू देखिए किसके बराबर आया? 30 के बराबर आ गया। तो यही बात आपको बोला जा रहा है कि एक बार फिर से समझने का कोशिश कीजिए कि R1 इक्वल टू 10 प्लस माइनस 1% दिया है। 1% मेरे कोई काम का नहीं है, मेरे को काम आएगा 10 प्लस माइनस 0.1 ओम, ये काम आएगा। सिमिलरली R2 इक्वल टू 20 प्लस माइनस 4% दिया है। अगर आपको जाना है एडिशन में तो वो कोई काम का नहीं होगा, 20 प्लस 0.8 ये काम का होगा। डेल्टा R इक्विवेलेंट में चाहिए तो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, तो 0.1 प्लस 0.8 0.9 के बराबर ये ऐसा होगा। सिमिलरली अगर R इक्विवेलेंट का वैल्यू चाहिए तो सिंपली R1 प्लस R2, तो 10 प्लस 20 30 के बराबर। अब क्या पूछा है? अब पूछा है परसेंटेज एरर बताओ। सिर्फ एरर बोलता तो आंसर ये होता। परसेंटेज एरर तो डेल्टा R इक्विवेलेंट में कितना है?
डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट कितना है इंटू 100 के बराबर, यहां पे देखिए 0.9 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, ये ऐसा हो जाएगा। तो यहां से यहां इसको अपना जैसे भी होता है वैसे करने का कोशिश कीजिए। तो 0 से 0 0 से 0 ऐसा कट गया तो कितना बच रहा है 9/3 बच रहा है। परसेंटेज एरर देखिए कितना के बराबर हो गया, तो परसेंटेज एरर जो इक्विवेलेंट में आया वो 3% का आया। तो सीधे पहला बार में जोड़ देते तो 5% आंसर करते, तो 5 गलत हो जाता, क्योंकि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में आप एरर का परसेंटेज नहीं जोड़ सकते, आप एरर का वैल्यू जोड़ सकते हैं। तो पहले वैल्यू निकालो कि 10 का 1% कितना होगा, तो 10 का 1% होगा 0.1 के बराबर, उतना का एरर है। 20 का 4% कितना होगा, तो इतना का एरर है। पहले एरर को जोड़िए फिर आप परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। ये बेसिक अंतर है दोनों का। चलिए अगला वाला देखते हैं इसी तरीके का। तो अगला वाला अगर देखेंगे तो ये बहुत ही आसान है कि एरर प्रोपेगेशन इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जैसा बोला गया कि ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना अन्य एरर में कहीं से सबसे ज्यादा है, तो इस वाले पॉइंट से ज्यादा है। देखिए यहां पे बहुत सिंपल सा बात याद रखिए कि P नाम का कोई क्वांटिटी है, P नाम का कोई क्वांटिटी है जो x के पावर a पे डिपेंड कर रहा है, y के पावर b पे डिपेंड कर रहा है और z के पावर c पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि वॉल्यूम जो होता है स्फेयर का रेडियस के पावर 3 पे डिपेंड करता है, बगल में जो कांस्टेंट है वो तो हमेशा है, रेडियस का पावर, तो केवल वॉल्यूम एक चीज पे, जरूरी थोड़ी है 3 हो ही, एक भी हो सकता है। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी लिखा, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास के पावर 1 पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी के पावर 2 पे डिपेंड करता है। मान लीजिए जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल रहे थे कि वो mv²/r 3 लोगों पे डिपेंड करता है, इसका पावर 1, इसका पावर 2, इसका पावर 1 नीचे में। तो अगर मास मेजर करने में एरर हो गया, वेलोसिटी मेजर करने में एरर हो गया, रेडियस मेजर करने में एरर हो गया, तो ऐसे कैसे होगा कि फोर्स मेजर करने में एरर ना हो। मास मेजर करने में, वॉल्यूम मेजर करने में एरर है, तो ऐसे कैसे हो सकता है काइनेटिक एनर्जी में ना हो। रेडियस ही गलत मेजर किया हूं, रेडियस में ही एरर है, तो वॉल्यूम मेजर करने में कैसे एरर नहीं होगा। तो ये एरर का प्रोपेगेशन है। ऐसे में बहुत ही आसान है, जैसे वहां पे क्या बोला था, वैल्यू ऐड होगा, यहां पे बस एक बात सबसे की पॉइंट है कि परसेंटेज एरर इज एडेड। यहां आप वैल्यू को नहीं जोड़ सकते हैं, यहां पे आपको परसेंटेज एरर को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। गिवन है तो बहुत अच्छा, नहीं गिवन है तो परसेंटेज एरर निकालना पड़ेगा। 2023 में भी जो क्वेश्चन था वहां पे भी आपको परसेंटेज एरर निकालना पड़ा था, ये इसके बराबर हो गया। अब देखो जो परसेंटेज एरर P में होगा वो किसके बराबर होगा, तो x, y और z पे तो डिपेंड करेगा ही। जैसे देखिए a है x का पावर, तो पावर पीछे आ जाए डेल्टा x/x की x में कितना एरर है। b है y का पावर, तो b पीछे आ जाए डेल्टा y/y कितना एरर है y में। c है z का पावर, तो c पीछे आ जाए डेल्टा z/z की z में कितना एरर है। यही बात बोल रहे हैं यहां फिर से कि भले ही z नीचे में हो, ऊपर आके ये -c जैसा दिखेगा, लेकिन एरर में कहीं माइनस नहीं होता है, एरर हमेशा जुड़ता है। देखिए यहां पे जो नीचे है, अगर r नीचे है तो भी उसका भी एरर जुड़ेगा ही, घटेगा नहीं। अगर कोई ऊपर हो नीचे हो, उसका पावर क्या है वो मायने रखता है। कि यहां पे देखिए, मान लीजिए पहला एग्जांपल में देखे कि गलती से हमको कोई बोल दिया कि भाई एरर जो है किस में, एरर इन रेडियस ऑफ स्फेयर, कि कोई गलती से बोल दिया कि स्फेयर का रेडियस में जो एरर है इज 3%, कि 3% का एरर है। तब आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट करो किस में, कैलकुलेट करो एरर इन वॉल्यूम, कि वॉल्यूम निकालने में
कितना एरर होगा। तो देखिए v इक्वल टू 4/3πr³ इसके बराबर। अगर फॉर्मूला में कभी कोई कांस्टेंट आए, कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता है। एरर में तो वो पार्टिसिपेट करेगा जिसका मेजरमेंट में गलती हुआ है। 4/3π तो जिंदगी भर वही रहेगा। p की जगह क्या है, v, तो डेल्टा v/v कि डेल्टा v/v का जो वैल्यू होगा, यहां पे देखिए, एक मिनट, डेल्टा v/v का जो वैल्यू होगा यहां पे देखिए वो किसके बराबर, तो r का पावर कितना है 3 इंटू डेल्टा r/r। देखिए 3 इंटू 3%, टोटल एरर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम किस में हुआ, 9% हुआ। कि अगर रेडियस ही गलत मेजर हुआ है तो कोई आदमी वॉल्यूम कैसे सही मेजर कर लेगा, सवाल ही नहीं उठता है। चलिए इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसको हटाया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, क्या बोला जा रहा है कि इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास is 2% and that of speed is 4%, then the error in measurement of the kinetic एनर्जी ऑफ बॉडी। पहला बोला जा रहा है कि एरर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 3% के बराबर, दूसरा बोल रहा है 5% के बराबर, तीसरा बोल रहा है 6%, सबसे लास्ट बोल रहा है 10%। इस तरीके का क्वेश्चन खूब आया हुआ है अगर आप देखें नीट जैसे एग्जाम्स में। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कैसे डिपेंड करता है, तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है दो लोगों पे, तो 12 mv², इस पे ऐसा। अब देखो जो बात बोला गया, अगर कोई कांस्टेंट है वो एरर में कभी नहीं जाएगा, उसका 1/2 वैल्यू है वो तो जिंदगी भर वही रहेगा। तो अगर मुझे एरर चाहिए किस में, काइनेटिक एनर्जी में, कि भाई काइनेटिक एनर्जी में कितना का एरर है, तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले मास का पावर देखो 1 है तो 1 इंटू डेल्टा m/m, पावर पीछे उतर जाएगा, प्लस v का पावर देखिए 2 है तो 2 इंटू डेल्टा v/v इसके बराबर। प्रॉब्लम में देखिए आपको दे के दिया है परसेंटेज एरर दैट इज डेल्टा m/m, मास के मेजरमेंट में 2% है, स्पीड के मेजरमेंट में डेल्टा v/v उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 4% के बराबर है। ये देखिए 2 + 2 इंटू 4, टोटल कितना परसेंटेज का एरर हो गया, 10% का एरर हो गया। तो इस तरीके से एरर का प्रोपेगेशन होता है। चलिए यहां पे अगर सीधा देगा, देखिएगा क्वेश्चन जो भी आपका सोर्सेज है, क्वेश्चन सब आया हुआ है a³ b⁻² 1/2 और c का स्क्वायर बोल देगा, परसेंटेज एरर a में इतना, परसेंटेज एरर b में इतना, परसेंटेज एरर c में इतना। बताइए कि मेजरमेंट ऑफ p में क्या एरर होगा। तो इस तरीके के सभी सवाल आप कर सकते हो। मैं जो अभी एक कर रहा हूं वो थोड़ा अलग टाइप का होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। क्या बोला जा रहा है कि इफ द एरर इन द mass is 2 + 0.01 gram and the measurement of radius of a sphere is 4 + 0.04 centimeter, then the percentage error
in measurement of the volume ऑफ द डेंसिटी। बताइए, चलिए देखिए, जो हम कह रहे थे शुरू में आपसे कि जब कभी भी मान लीजिए अगर आप डेंसिटी निकालते हैं तो डेंसिटी किसके बराबर होता है? तो डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसके बराबर। कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो गया तो m डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, इसके बराबर। कि ये ऐसा आ गया। अब देखिए डेंसिटी दो लोग पे डिपेंड करता है, एक मास पे और एक रेडियस पे। तो मास पे डिपेंड करता है और रेडियस पे डिपेंड करता है। तो अगर मुझे डेंसिटी में एरर चाहिए डेल्टा रो बाय रो, किसके ऊपर? मास के पावर 1 के ऊपर डिपेंड करता है, तो 1 इंटू डेल्टा एम बाई एम, इसके बराबर। सिमिलरली अगर रेडियस के लिए देखिएगा तो रेडियस के तो पावर 3 पे डिपेंड करता है, तो 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर, इसके बराबर। लेकिन आपको क्वेश्चन में परसेंटेज एरर कहां पता है? आपको तो वैल्यू पता है, बगल में परसेंटेज लिखा है क्या? तो देखो, अगर एडिशन होता तो यहां काम आसान होता। एडिशन में अगर परसेंटेज दिख जाए, एडिशन में अगर दिख जाए परसेंटेज तो काम नहीं होगा। देखा था आपने, रेजिस्टेंसेस के एरर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एडिशन में अगर वैल्यू दे दे तो काम बहुत आसान हो गया। एडिशन में तो वैल्यू जुड़ना है, तो एडिशन में परसेंटेज दे रहा है, मतलब स्टेप बढ़ा रहा है, वहां पे देखिएगा तो। लेकिन अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई या डिवाइड, एडिशन का भाई है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई का डिवीजन। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई में अगर परसेंटेज दे दे, जैसे पिछला बार दिया था, सीधे हो जाएगा, कुछ मतलब ही नहीं है। मल्टीप्लाई में अगर वैल्यू दे देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज में बदलना पड़ेगा। तो देखिए, हमको क्या चाहिए? परसेंटेज एरर इन मास। तो देखो, वैल्यू एरर का कितना है? डेल्टा एम। एम क्या लिखाता है? एम प्लस माइनस डेल्टा एम। डेल्टा एम है 0.01 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए कितना का एरर हो रहा है, तो इसको यहां पे करेंगे तो 1/2 कितना का एरर हुआ जी? 0.5% का एरर हुआ। सिमिलरली डेल्टा आर बाई आर, तो भाई ये रीडिंग ही तो दिया हुआ है, आर प्लस माइनस डेल्टा आर। तो डेल्टा आर की वैल्यू क्या है? 0.04 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100। यहां पे देखिए कितना का एरर आया? 1% का एरर आया। तो वहां पे एडिशन में वैल्यू यूज होता है, दिया है बहुत अच्छा, परसेंटेज दिया है, वैल्यू निकालना पड़ा था रेडियस जो रेजिस्टेंस वाले में। मल्टीप्लिकेशन में परसेंटेज यूज होता है, दे दिया तो बहुत अच्छा, वैल्यू दिया है तो निकालना पड़ेगा। एक बार निकल गया डेल्टा एम बाई एम। तो डेल्टा एम बाई एम देखिए कितना परसेंट हो रहा है? तो डेल्टा एम बाई एम जो है वो 0.5% है। 3 टाइम्स ऑफ क्या है यहां पे? डेल्टा आर बाई आर 1%। 0.5 प्लस 1 ये किसके बराबर हो जाएगा? 3.5% के डेल्टा रो बाई रो का वैल्यू, ये इतना के बराबर। ये देखिए ये एरर हुआ। करना है, नीट 2023 में जो आया था इस साल क्वेश्चन, उसको लिखा जाए उसको। क्या छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए आज के लिए। चलिए ठीक है, कल फिर देखेंगे इसी को। एरर का थोड़ा सा बात बचा है, उसके बाद कल का जो आपका होगा वो होगा सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद शायद आप लोगों ने रूटीन देखा होगा, ये चैप्टर आपका कल खत्म हो जाएगा और जो अगला चैप्टर होगा वो आफ्टर होली ब्रेक शुरू किया जाएगा, जो आपका प्रॉपर फिजिक्स है। कहां से? तो काइनेमेटिक्स चैप्टर से अगला वीक में। चलिए कल एक क्लास तो बचा हुआ है, उससे आगे देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।